ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, इसको दो तरीकों से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके दो अप्रोचेस होते हैं, एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और एक इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। ये मैं मटेरियल और लेबर चैप्टर में समझा भी चुका हूं, लेकिन यहां पे उसको जरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बच्चे, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब जहां पे इंटेग्रिटी होती है, जहां पे चीजों को मिला के लिखा जाता है, जहां पे इत्तेफाक होता है। मतलब अकाउंटिंग में इस इत्तेफाक का क्या मतलब, जब आप मैनेजमेंट और फाइनेंस के इंफॉर्मेशन को एक ही लेजर में लिखते हो, जब आप मैनेजमेंट और फाइनेंस दोनों के ट्रांजैक्शंस को एक ही लेजर में लिखते हो, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि जब आप कॉस्ट और फाइनेंस दोनों के आइटम्स एक साथ लिखते हो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझ आ रही है, एक ही चीज है। अच्छा, इधर देखो कि अकाउंटिंग सिस्टम इन विच कॉस्ट यानी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड इन सेम लेजर अकाउंट इज नोन एज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, इंटरलॉकिंग मतलब जो बीच में आप दरार डाल देते हो, ठीक है, दीवार बना देते हो, इंटरलॉक कर देते हो, दूरियां पैदा कर देते हो। मतलब क्या, मतलब कॉस्ट आइटम्स जिसे मैनेजमेंट आइटम्स या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल आइटम्स यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दोनों को अलग अलग लेजर्स में अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो दिस अकाउंटिंग सिस्टम विल बी नोन एज इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। समझते हैं बच्चे? सबसे पहले तो कॉस्ट आइटम्स या कॉस्ट ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं जिसे मैनेजमेंट वाले डील करते हैं, और फाइनेंशियल आइटम्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। देखो बच्चे, मटेरियल, इसको मेंटेन करना किसका काम है? ये कंपनी के अंदर ही मेंटेन होता है ना, मतलब इसको मेंटेन करना मैनेजमेंट का काम है। तो ये मैनेजमेंट आइटम भी कह सकते हो या कॉस्ट आइटम भी कह सकते हो। सिमिलरली लेबर भी कंपनी के अंदर ही काम करती है, इनको हैंडल करना मैनेजमेंट का काम है। ओवरहेड जो इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, कहां, क्यों, कैसे, कितने करने, इनको हैंडल करना भी मैनेजमेंट का काम है। तो इनको भी कॉस्ट या मैनेजमेंट आइटम्स कहा जा सकता है। अच्छा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, इनकम वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये फाइनेंशियल आइटम्स है, इनको डील करना फाइनेंस वालों का काम है बच्चे। ये समझ आ गई? अब इनके बेस पे हम इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग एंट्रीज किया करेंगे। अमूमन जो जनरल आप एंट्रीज देखते हो ना, जैसे अभी ऊपर हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग में एंट्रीज की, वो सब इंटीग्रेटेड सिस्टम पे चल रही होती हैं। समझाता हूं कि इंटरलॉकिंग एंट्रीज हम करते क्यों है, ये रीजन भी बताता हूं। देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल दो अकाउंटिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग। आप करते क्या हो कि परचेज ऑफ मटेरियल किया है आपने, कोई ना कोई मटेरियल खरीदा है आपने, ठीक है, तो उसकी एंट्रीज करनी है। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरलॉकिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि मटेरियल आप खरीदते हो तो स्टोर्स में आता है ना, तो आप यहां पे लिख दो कि स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट वो है, उसमें कोई ना कोई चीज आई है तो वो डेबिट हो गया, या इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट भी इसको कह सकते हो, या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो एक मिनट बच्चे, स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो गया। फॉर एग्जांपल $1000 की चीजें खरीदी आपने, ठीक है। अब उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे ना, या हो सकता है आपने क्रेडिट पे खरीदो तो पेएबल्स, तो उसको क्रेडिट कर दिया कि कैश या पेएबल्स $1000 के। अब इधर देखो बच्चे, ये जो स्टोर्स है, जो मटेरियल है, ये मैनेजमेंट वालों के संभालने की चीज है कि नहीं? मैनेजमेंट वाले इसे मेंटेन करते हैं ना, तो ये कॉस्ट आइटम में आया कि नहीं? अच्छा, जो कैश है, जो पेएबल्स है, इनको मेंटेन करना फाइनेंस वालों का काम है, तो ये फाइनेंशियल आइटम हुआ कि नहीं? अब यहां पे कॉस्ट आइटम्स और फाइनेंशियल आइटम्स दोनों को एक साथ रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं? तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ। अब इंटरलॉकिंग में क्या होगा? फाइनेंस वाले अपनी एंट्री करेंगे, सिर्फ इस कैश की एंट्री करेंगे, और मैनेजमेंट वाले सिर्फ इस कॉस्ट आइटम की एंट्री करेंगे। अब वो भी सीखते कि कैसे एंट्री की जाती है, बताता हूं। अब कॉस्ट यानी मैनेजमेंट इंटरलॉकिंग पहले एंट्री करेंगे और फिर फाइनेंशियल इंटरलॉकिंग एंट्री करेंगे। मैनेजमेंट वालों का काम अपने मटेरियल से था ना, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से था, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट या स्टोर कंट्रोल अकाउंट, उसी से उनका काम था ना, क्योंकि वही कॉस्ट आइटम है। तो उसके बारे में वो डिटेल से बताएंगे कि या तो वो लिख देंगे कि स्टोर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मतलब हमने कुछ ना कुछ मटेरियल खरीदा है, मटेरियल आया है, मटेरियल हमारे पास डेबिट हुआ है, कितने का? 1000 का,
लेकिन कैश के बारे में वो जिक्र नहीं करेंगे कि इसके बदले कैश गया है, पेबल्स है, क्या है। अब ये कॉस्ट से रिलेटेड आइटम्स है ना, तो इन्होंने जो अपने पास लेजर मेंटेन कर रखा होगा उसे कॉस्ट लेजर कहते हैं कि नहीं। तो ये सिर्फ, अब देखो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हर क्रेडिट का डेबिट इफेक्ट होना चाहिए या हर डेबिट एंट्री का कोई ना कोई क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं सिर्फ एक सिंगल एंट्री तो आप कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ डेबिट के साथ कुछ ना कुछ क्रेडिट इफेक्ट लिखना होगा कि नहीं। तो चूंकि ये कॉस्ट आइटम से रिलेटेड बात हो रही है, कॉस्ट इंटरलॉकिंग एंट्री है, तो साथ में वो खाली इस एंट्री को मैच करने के लिए लिख देंगे कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी 1000 से क्रेडिट हुआ है। बात खत्म। डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक जैसे हो गए, एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो उनके अपने मेंटेन करने की चीज थी, मटेरियल या स्टोर्स, उसके बारे में तो डिटेल से लिख लिया, लेकिन कैश के बारे में वो कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, अब यही एंट्री फाइनेंस वाले कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो बताता हूं, और फिर रीजन देता हूं कि इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम बना ही क्यों गया है। अगर एंट्रीज ही आधी अधूरी की जाती है तो क्यों, फायदा क्या है, समझाता हूं। अब देखो इस एंट्री में कैश जो था वो मेंटेन करना या पेबल्स मेंटेन करना वो फाइनेंस का काम था। अब वो साफ बाकायदा डिटेल से लिखेंगे कि भाई हमने कैश पेमेंट की है या कोई पेबल की है या बैंक के थ्रू पेमेंट की है या चेक के थ्रू पेमेंट की है, क्या पेमेंट की भी है या नहीं की, सारी डिटेल से बता देंगे। तो वो कह देंगे कि भाई हमसे कैश जो है क्रेडिट हुआ है या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट की है या कोई पेबल्स है, बाद में देंगे, लेकिन डिटेल बता देंगे। कितने का? $1000 का। अब उन्होंने अपने काम की चीज जो फाइनेंशियल आइटम है उसको रिकॉर्ड कर दिया। क्या कॉस्ट आइटम को वो रिकॉर्ड करेंगे? मैनेजमेंट से रिलेटेड आइटम्स को वो रिकॉर्ड करेंगे? कभी नहीं। अब ये फाइनेंशियल इंटरलॉकिंग एंट्री है ना, तो ये अपने जो लेजर इन्होंने मेंटेन किया होगा वो कौन सा लेजर होगा? फाइनेंशियल लेजर अकाउंट या फाइनेंस लेजर अकाउंट। जिस तरह वो कॉस्ट लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, ये फाइनेंस लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे। अब हर एंट्री का अगर क्रेडिट लिखा है तो कोई ना कोई डेबिट तो होना चाहिए ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए खाली डेबिट के कुछ ना कुछ एंट्री कर देंगे कि फाइनेंस लेजर कंट्रोल अकाउंट में 1000 की डेबिट एंट्री कर देंगे तो दोनों साइड्स इक्वल हो गए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए, बात खत्म। तो देखो मैनेजमेंट वाले यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सिर्फ और सिर्फ अपने कॉस्ट आइटम्स के बारे में यानी मैनेजमेंट के मेंटेन करने वाले आइटम्स के बारे में डिस्क्रिप बताएंगे आपको, और फाइनेंस वाले सिर्फ फाइनेंशियल आइटम्स के बारे में आपको बताएंगे। अब ये आधी अधूरी एंट्रीज का सिस्टम यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया ही क्यों गया है? देखो अक्सर आपको कुछ इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को देनी होती है। अब कंपनी का सारा काला चिट्ठा तो उसके सामने नहीं रख सकते ना, तो जिस बंदे को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वो ही प्रोवाइड की जाए, इस वास्ते इंटरलॉकिंग सिस्टम बना है। अब किसी को किसी ट्रांजैक्शन के कैश से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम इंटरलॉकिंग सिस्टम में से सिर्फ फाइनेंशियल एंट्रीज उनको देंगे, या अगर किसी मैनेजर को स्टोर से रिलेटेड कोई एंट्री मांगनी है ना तो वो उसको क्या काम कि इसके बदले हमने कोई पैसा दिया है, नहीं दिया गया है, बाद में पे करेंगे, बैंक के थ्रू पे किया था, क्या किया था, उसको ये फजूल में इंफॉर्मेशन क्यों दे? तो उसको सिर्फ कॉस्ट आइटम्स की इंटरलॉकिंग एंट्री दी जाएगी कि जिसमें सिर्फ उसको ये पता हो कि इस वक्त स्टोर में इतना कुछ आया था, इतना आया था या इतना गया था, सिर्फ वो एंट्रीज दी जाएंगी। अब सिमिलरली सेल्स के लिए भी एंट्री सीखते हैं, इंटीग्रेटेड भी इंटरलॉकिंग भी। इधर देखो बच्चे, जब हम सेल करते हैं तो स्टोर से कुछ ना कुछ सामान जा रहा होता है, मटेरियल जा रहा होता है, गुड्स जा रहे होते हैं, तो स्टोर्स का के एसेट्स कम हो रहे होते हैं, एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो स्टोर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया, 500 का हमने कोई सेल किया है, ठीक है, तो 500 से स्टोर्स के एसेट्स कम हो गए, क्रेडिट कर दिया। अब इसके बदले कोई ना कोई डेबिट एंट्री तो करनी होगी ना, कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। अगर हमने कुछ ना कुछ पे किया है, कुछ ना कुछ दिया है, तो कुछ ना कुछ हासिल भी हुआ होगा ना, कैश मिला है, या हो सकता है हमने ये क्रेडिट पे किया, बाद में कुछ पेमेंट मिलनी हो, मतलब हमारे रिसीवेबल्स बन गए होंगे, तो कैश डेबिट किया जाएगा या रिसीवेबल्स कितने के? $500 के। अब इधर देखो, इधर देखो, यहां स्टोर जो है ये कॉस्ट आइटम है,
और कैश जो है ये एक फाइनेंशियल आइटम है। दोनों को एक साथ रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड किया गया है। तो दिस विल बी नोन एज एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, अब इसी ट्रांजैक्शन को इंटरलॉकिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा समझाता हूं। मैनेजमेंट वाले सिर्फ अपने काम की चीज रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। अब यहां मैनेजमेंट के काम की चीज क्या थी? ये स्टोर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट हो जाना, यानी कुछ ना कुछ चीजों का स्टोर से चले जाना। तो वो लिख देंगे कि स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया है। ठीक है, या अगर वो स्टोर से कुछ मटेरियल भेज रहे हैं वापस, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया है। या स्पेसिफिकली जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो अगर उसको नाम बताया गया है तो वो डायरेक्ट इधर लिख दिया जाएगा कि फला चीज क्रेडिट हो गई है स्टोर से। कितने की? $500 की। बात खत्म। अब इन्होंने फाइनेंशियल आइटम का क्या करना है? अचार डालना है? नहीं, दफा करो, उससे उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन इन्होंने रिकॉर्ड करनी थी, कर ली, बात खत्म। अब ये इन्होंने ये सब रिकॉर्ड कहां पे किया कर रहा होगा? ये कौन सा लेजर मेंटेन करोगे? कॉस्ट रिलेटेड आइटम मेंटेन करो तो कॉस्ट लेजर में करोगे ना। तो साथ में इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी जो आपने क्रेडिट किया उसका डेबिट इफेक्ट बताने के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को 500 से डेबिट कर दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया। आपको बताया भी नहीं कि भाई हमने तो मटेरियल या कोई ना कोई प्रोडक्ट स्टोर से निकला है, बेच दिया है, उसके बदले क्या आया है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी। नहीं, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉस्ट आइटम से रिलेटेड जिन इंफॉर्मेशन थी वो मिल गई आपको। आपने आगे करना क्या है? दफाओ, बात खत्म। हमने लिखना ही नहीं है फाइनेंस का कोई चीज। फाइनेंस की एंट्री पूछनी है तो जाके फाइनेंस वाले से पूछो। अब यही एंट्री फाइनेंस वालों ने भी रिकॉर्ड की होगी, लेकिन उन्होंने इस एंट्री में से सिर्फ वो फाइनेंशियल आइटम को रिकॉर्ड किया होगा। कैसे समझाता हूं। अब इस एंट्री में फाइनेंस का जो आइटम था वो क्या था? ये कैश। तो कैश के बारे में वो कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि भाई हमारे पास डेबिट हुआ है, कैश हमारे पास आया है। अब या तो कैश आया होगा, अगर बैंक के थ्रू कुछ आया है तो बैंक करेंगे, या बाद में अगर कुछ मिलना है रिसीवेबल है तो रिसीवेबल, लेकिन डिटेल दी होगी। कितने की? 500 की। अब इसके बदले ये पैसा क्यों आया है, इसके बदले क्या हमने दिया है उनको, स्टोर्स में से क्या चीज निकली है, वो कुछ नहीं बताएंगे। वो कहते हैं वो हमारे काम की चीज है ही नहीं, तो क्या करना है उसको। तो सिंपल, वो फाइनेंस आइटम से रिलेटेड ये एंट्रीज हो रही है ना, तो फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंट जो है, लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको सिमिलरली 500 के इफेक्ट से क्रेडिट कर देंगे वो एंट्री कंप्लीट करने के लिए। बात खत्म। तो फाइनेंस या फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट को 500 से क्रेडिट कर दिया, एंट्रीज हो गई। तो ये रही बच्चे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, आसान से आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट्स में, विद इंटरलॉकिंग एंड इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज डबल एंट्रीज। तो आज के बाद कहना नहीं कि हमें डबल एंट्री नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इससे और आसान करके ना कोई बताएगा और ना किसी ने बताई है बच्चे। अब देखो बच्चे, स्टोर्स में क्या पड़ा होता है? मटेरियल, जो हमारी रॉ जो इन्वेंट्री है। अब मटेरियल यानी हमारी इन्वेंट्री वो हमारा एसेट है कि नहीं? अब एसेट जब भी बढ़ता है उसको डेबिट करना पड़ता है। फाइनेंस में ये तो सीखा होगा ना फेवन में। अब एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट करना होता है, जब भी कम होता है तो क्रेडिट करना पड़ता है। अब स्टोर में हमारे एसेट्स मौजूद होते हैं, तो ये डेबिट साइड पे अकाउंट बनेगा कि नहीं, इसकी ओपनिंग डेबिट साइड पे होगी कि नहीं? सिंपल सी बात है। देखो बच्चे, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होगी, वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। अब देखो बच्चे, टी अकाउंट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सादा डबल एंट्री जो होती है ना, देखो फॉर एग्जांपल आपको डबल एंट्री सिखाता हूं, फाइनेंस थोड़ा बहुत सीखते हैं हम। परचेज के लिए डबल एंट्री क्या करते हैं कि डेबिट परचेज 1000 रुपए का, उसके बदले क्रेडिट मेरी जेब से कैश गया है 1000 रुपए का। हम जब सेल्स करते हैं तो हम लिखते हैं कि डेबिट कैश, कितने का? 600 का कैश आया है। क्यों? हम लिख देते हैं कि क्रेडिट में कि हाँ हमारी सेल्स हुई है 600 की।
तो हम एग्जैक्ट जो ट्रांजैक्शन है उसके नेचर को देखते हैं कि नहीं, कि ये ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल अब सेल्स क्रेडिट नेचर का है तो उसको क्रेडिट पे लिखते हैं, जो परचेजेस है वो डेबिट नेचर का तो उसको डेबिट पे लिखते हैं, तो ट्रांजैक्शन की नेचर को देखा जाता है। लेकिन अगर इसकी वजह से जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसके लिए मैं टी अकाउंट बनाऊंगा, तो टी अकाउंट को बनाओगे ना तो आप ट्रांजैक्शन की नेचर को नहीं देखोगे, आप अकाउंट के नेचर को देखोगे। फॉर एग्जांपल हमने कैश का अकाउंट बनाया ना, तो अब कैश क्या है, हमारा एसेट है कि नहीं, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी एसेट डेबिट नेचर का, तो इसकी ओपनिंग डेबिट साइड पे होगी कि नहीं, और जो क्लोजिंग है वो क्रेडिट साइड पे होगी। अब टी अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन की नेचर को नहीं देखते, हम अकाउंट के नेचर को देखते हैं कि ये अकाउंट किस नेचर का है। अब कैश का अकाउंट एसेट का अकाउंट है ना, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, करंट एसेट है। अब ये डेबिट अकाउंट है, मतलब ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, तो हर वो चीज जो कैश को बढ़ा रही है उसको डेबिट पे लिखोगे, हर वो चीज जो कैश को कम कर रही है उसे क्रेडिट पे लिखोगे। सिंपल सी बात है। अब कैश किस चीज की वजह से बढ़ रहा था, सेल्स की वजह से बढ़ रहा था ना, क्योंकि जब हमने सेल्स किए तो जेब में पैसे आए, हमारे पास पैसे आए, 600 रुपए आए, तो कैश सेल्स की वजह से बढ़ रहा था, तो हम डेबिट पे लिख देंगे कि कैश बढ़ा है किस वजह से, सेल्स की वजह से 600 की सेल्स हुई है। हालांकि सेल्स खुद क्रेडिट नेचर का है, लेकिन टी अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन की नेचर को नहीं देखते, अकाउंट के नेचर को देखते हैं। अच्छा, अब सेल जो कैश है वो कम किस चीज की वजह से हुआ, तो परचेज की वजह से हुआ था, हमने चीजें खरीदी थी तो फिर पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं, पैसा जेब से जा रहा होता है, पैसा कम हो रहा होता है, तो कैश क्रेडिट क्यों हो रहा था, कम क्यों हो रहा था, हमने कोई परचेज की थी ना, तो हर वो चीज जो इस अकाउंट को कम करेगी उसे क्रेडिट पे लिखते जाओगे, क्योंकि ये अकाउंट खुद डेबिट नेचर का है, एसेट, तो परचेजेस को हम क्रेडिट पे लिख देंगे, क्योंकि परचेजेस की वजह से हमारे पैसे कम हो रहे थे। कितने से कम हुए हैं, 1000 से कम हुए हैं। लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं। अब देखो, अकाउंट गिवन हो तो डबल एंट्री कैसे बनाते हैं, या डबल एंट्री गिवन हो तो अकाउंट कैसे बनाते हैं। सिंपल ट्रिक ये है कि जो अकाउंट में डेबिट हो रहा होगा डबल एंट्री में उसको क्रेडिट कर दो, जो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा डबल एंट्री में डेबिट कर दो। अब देखो, ये अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है ना, डबल एंट्री में डेबिट हो रहा है कि नहीं, और बदले में ये जिस चीज के लिए क्रेडिट हो रहा है यानी कैश अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दो। अब ये सेल्स अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं ना, डबल एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं कि नहीं, और वो जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। सिंपल सी बात है। अब इसी को देखते हुए हम अपने जो मटेरियल का अकाउंट है यानी स्टोर्स का अकाउंट है वो बनाते हैं और सीखते हैं कंसेप्ट के साथ। अब देखो, स्टोर्स में हमारी इन्वेंट्री पड़ी होती है, जो हमारे एसेट है, एसेट डेबिट नेचर का है, तो ये स्टोर्स अकाउंट भी डेबिट नेचर का होगा कि नहीं, इसलिए हमने कहा कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा। अब मतलब हर वो चीज जो इसको बढ़ाएगी, स्टोर्स के एसेट्स को बढ़ाएगी, उसको डेबिट पे लिखते जाओ, और हर वो चीज जो स्टोर्स के एसेट को कम करेगी उसको क्रेडिट पे लिखते जाओ। सिंपल सी बात है बच्चे। अब देखो, स्टोर्स के एसेट्स कैसे बढ़ते हैं, इन्वेंट्री कैसे बढ़ती है, जब आप कुछ परचेस करते हो ना तभी वो इन्वेंट्री स्टोर्स में आती है। तो मतलब जो आपके पेएबल्स हैं, अब आप सोच रहे इन्होंने पेबल लिखा है, परचेस क्यों नहीं लिखा। अब देखो बच्चे, हमने सीखा था परचेस साइकिल में कि हम पहले इन्वेंट्री आती है और उसके कुछ दिन बाद जाके सप्लायर इनवॉइस भेजता है। मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस कैश पेमेंट्स नहीं करते, ये सब कुछ क्रेडिट पे चल रहा होता है, मतलब उधारी पे चल रहा होता है। कुछ दिन बाद जाके आपको पेमेंट करनी होती है, क्योंकि इतने ज्यादा पेमेंट्स और इतने लोगों को करने होते हैं, तो सब कुछ कैश में करना इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े बिजनेसेस मिलियंस एंड बिलियंस की ट्रेड हो रही होती है, तो हर दिन कैश में इतना पैसा रखना नॉट पॉसिबल बच्चे, आसान नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज पेबल्स के जरिए ये सब कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, मतलब क्रेडिट के जरिए सब चल रहा होता है। कुछ 10-12 दिन बाद पेमेंट्स की जाती है अमूमन तौर पे। अब पेबल्स आए हैं, तो पेबल्स क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ परचेज किया इसलिए पेबल्स आए हैं ना। तो मैंने परचेज के इसलिए अकाउंट के एसेट्स बढ़े कि नहीं, तो जो आप पे पेबल्स आएंगे, मतलब आप जो परचेज करोगे उसकी वजह से मटेरियल बढ़ेगा ना, क्योंकि कुछ परचेज किया तो वो स्टोर्स में आएगा, स्टोर्स के एसेट बढ़े कि नहीं। अब स्टोर परचेज की वजह से बढ़ रहा है, पेबल्स की वजह से बढ़ रहा है, तो पेबल्स डेबिट साइड पे लिखते जाओगे। अब इन्वेंट्री आ गई है स्टोर में, अब प्रोडक्शन वालों को कीड़ा तंग कर रहा है कि हमें इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री भेजो। वो बार बार मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेज रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन के लिए मटेरियल भेजो, मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल बेचना पड़ेगा कि नहीं, मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन तो करना ही है ना। मटेरियल तो खरीदते ही हम इसलिए कि वो खबीसों को बेच सके और वो जाके प्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सके।
अब ठीक है, इन्वेंट्री आ रही थी तो स्टोर्स के एसेट्स बढ़ रहे थे। अब इन्वेंट्री स्टोर से जाएगी, बेशक प्रोडक्शन वालों के पास जा रही है, लेकिन स्टोर के एसेट्स तो कम हो रहे हैं ना, स्टोर की इन्वेंट्री तो कम हो रही है ना। अब जब इन्वेंट्री आ रही थी डेबिट कर रहे थे, इन्वेंट्री वापस जाएगी, क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं? सिंपल लॉजिक। अब हम इन्वेंट्री जो हमारे पास से जारी है, मतलब मटेरियल जो इशू कर रहे हैं, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब जो भी मटेरियल इशू कर रहे हो, वो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा। किसको इशू कर रहे हो? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, अब मैंने सामने कुछ पैसे नहीं लिखे, जिस तरह इसके सामने जितने भी पैसे हैं वो इधर लिखे जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखो, मटेरियल आप डायरेक्ट मटेरियल भी तो बेच सकते हो और इनडायरेक्ट भी बेच सकते हो। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो किस नाम से यहां पे क्रेडिट करोगे, या इनडायरेक्ट इशू किया है तो वो किस नाम से क्रेडिट करोगे? क्योंकि क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, स्टोर से तो निकल ही रहा है ना, तब जाके प्रोडक्शन में जाएगा। अब स्टोर से निकालोगे ही नहीं तो प्रोडक्शन तक पहुंचेगा कैसे? तो अगर आप कोई मटेरियल इशू कर रहे हो, डायरेक्ट हो तो किस नाम से इशू करोगे, और इनडायरेक्ट हो तो किस नाम से इशू करोगे? देखो बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से इशू किया जाता है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल को किस नाम से इशू किया जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम से इशू किया जाता है। अब मटेरियल प्रोडक्शन में ही काम आता है ना, तो प्रोडक्शन तो हो गई, और प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल जा रहा है, तो इनडायरेक्ट चीजों को हम ओवरहेड्स बोलते हैं कि नहीं? तो प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, सिंपल सी बात है। इसको साफ करके लिखते हैं जरा। वर्क इन प्रोग्रेस, अगर मटेरियल के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल आपने इशू किया, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। प्रोडक्शन के जो ओवरहेड्स हैं अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज की वजह से भी प्रोडक्शन के स्टोर्स के एसेट्स कम हो सकते हैं। हमने कहा था ना कि अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री उन्होंने भेजी जो हमें पसंद ना आई, जो या खराब थी या डैमेज थी या कमजोर थी या एग्जैक्ट वो क्वालिटी नहीं थी या एक्स्ट्रा थी, अब स्टोर्स में आ गए, हमने अपने पास रख ली, बाद में हमने देखा तो ये तो एक्स्ट्रा है, खराब है, या क्वालिटी वो नहीं है, या हमें चीज पसंद नहीं आ रही, वापस करना होता था कि नहीं? अब वापस करोगे तो डेबिट नोट भेजना पड़ता था, इन्वेंट्री से निकालना तो पड़ता था ना। स्टोर्स के एसेट वापस कम हो रहे हैं कि नहीं? तो परचेज रिटर्न को भी हम कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे इन्वेंट्री के एसेट्स कम हो रहे हैं, यानी स्टोर के एसेट्स कम हो रहे हैं, तो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं? परचेज रिटर्न। अब बढ़ किस चीज की वजह से सकते हैं हमारी इन्वेंट्री? देखो बच्चे, अगर आपको याद हो परचेज साइकिल में मैंने आपको पढ़ाया था कि हो सकता है आप 100 केजीज भेजो प्रोडक्शन के पास, वो सिर्फ 80 केजीज इस्तेमाल कर ले और 20 केजीज उनके पास रह जाए। अब वो मटेरियल उसी तरह वहां पड़ा रहेगा तो खराब हो सकता है कि नहीं? तो हम अब उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी देखभाल के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं कि उनको वापस स्टोर भेज देते हैं। अब जब मंगवाया था तो मटेरियल रिक्वेस्ट की थी, मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजा था। अब वही मटेरियल अगर रिटर्न करेंगे तो मटेरियल रिटर्न नोट के साथ भेजेंगे कि नहीं? और वापस प्रोडक्शन में आएगा ना, सॉरी स्टोर्स में आएगा, तो वापस स्टोर्स के एसेट्स बढ़ेंगे कि नहीं? तो अगर प्रोडक्शन से वापस कुछ मटेरियल रिटर्न हो रहा है ना, तो वो मटेरियल रिटर्न नोट के साथ आएगा और वो स्टोर्स के एसेट वापस बढ़ाएगा कि नहीं? तो वापस रिटर्न अगर आ रहा है उसको डेबिट पे लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो स्टोर्स के एसेट बढ़ा रहा है। अब डायरेक्ट वाला रिटर्न हो रहा है या इनडायरेक्ट रिटर्न हो रहा है बच्चे?
वो देखना तो पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, जो अभी पहले लॉजिक पढ़ी है वही है। अगर डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से रिकॉर्ड कर लो, और अगर इनडायरेक्ट रिटर्न हो रहा है तो प्रोडक्शन के, एक मिनट सॉरी बच्चे, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स के नाम से रिटर्न कर लो। ये था मटेरियल का जो अकाउंट है, या इसको स्टोर्स अकाउंट भी कह सकते हो। ये लाइन जरा बहुत ही लंबी हो गई है, इसको जरा करेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा ये था हमारा लॉजिकल कंसेप्चुअल स्टोर्स का अकाउंट। अब अगर एग्जामिनर इसकी डबल एंट्रीज बनाने को कहे, सिंपल है, जो अकाउंट में डेबिट हो रहा है डबल एंट्री में क्रेडिट कर दो, जो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है डबल एंट्री में डेबिट कर दो। लेकिन सिर्फ ये हैक तो नहीं सीखना, लॉजिकल रीजनिंग भी तो आपको आनी चाहिए, आपका भाई सिखाएगा। देखो गौर से देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, पहले वो हैक का बताता हूं कि प्रूफ होता है कि नहीं होता, और लॉजिक भी समझाऊंगा। अगर आप इंटीग्रेटेड अकाउंट बना रहे हो ना, इंटीग्रेटेड यानी डबल एंट्री में मैनेजमेंट और फाइनेंस के रिकॉर्ड्स एक साथ ही बना रहे हो, इंटीग्रेटेड बना रहे हो, तो सिंपल लॉजिकल सा आपको अकाउंट बनाना होगा। देखो डबल एंट्रीज एक एक करके बहुत लॉजिकल तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ही आसान, मुश्किल ऐसी कोई चीज है ही नहीं। गौर से देखो, देखो जो आपने मटेरियल परचेज किया है ना, पेएबल्स, उसको पेएबल्स को हमने यहां डेबिट में लिखा है, इसको जाके क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है। हम कहेंगे कि क्रेडिट पेएबल्स या फिर क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर अकाउंट का क्या मतलब है यार? वही मतलब है, पेएबल्स या क्रेडिटर एक ही चीज है। क्रेडिटर का मतलब यानी वही जनाब जिसके आपको पैसे देने हैं, जिसने आपको लोन दिया है, या जिसने आपको कोई इन्वेंट्री दी है, जिसके अभी आपने पैसे नहीं दिए, कुछ दिन बाद दोगे, मतलब आपके पेएबल्स ही हुए ना, तो आप पेएबल लिखो या क्रेडिटर अकाउंट लिखो, सिंपल सी बात है। अब हमने कहा कि पेएबल्स क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब हम पे कुछ उधार चढ़ गए, क्यों? वजह तो बतानी है ना। तो अब कहते हैं यार गुस्से ना करो, बताता हूं, इसलिए कि हमारा स्टोर्स अकाउंट डेबिट हुआ था कि नहीं, मतलब हमने इस पैसे को इस्तेमाल करके कुछ इन्वेंट्री खरीदी थी कि नहीं, जो स्टोर्स में आए थे, स्टोर के एसेट्स बढ़े थे कि नहीं। अब स्टोर अकाउंट था कि नहीं, जिसे आप स्टोर कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हो या मटीरियल कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हो, तो स्टोर्स की एसेट बढ़ रहे थे ना। तो हम कहते हैं कि सिंपल सी बात है, जो मटीरियल का अकाउंट है यानी मटीरियल कंट्रोल अकाउंट, उसको डेबिट कर दो। सिंपल सी बात, वही पुरानी इन्वेंट्री बनी, डबल एंट्री बनी कि नहीं, कि डेबिट परचेज और क्रेडिट पेएबल्स। सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को आप अगर इंटरलॉकिंग में पढ़ते हो, इंटरलॉकिंग में रिकॉर्ड करते हो, तो किस तरह रिकॉर्ड करोगे? अब हम ये जो टी अकाउंट बना रहे हैं, ये मैनेजमेंट वाले बना रहे हैं, स्टोर्स के लिए बना रहे हैं, तो सिर्फ मैनेजमेंट वाले अपनी ही एंट्री करेंगे ना, फाइनेंस की एंट्री करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दफा करो। तो मैनेजमेंट वाले इंटरलॉकिंग तरीके से अपनी एंट्री किस तरह करेंगे? वो जो चीज खरीदी है ना, सिर्फ वो ही आप यहां पे क्लियरली नोटिफाई करोगे, और उसके बदले जो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं वो जाके कहते हैं फाइनेंस वाले से पूछो, या जो कॉस्ट लेजर है वहां जाके देखो कि ये पैसा कैश में दिया है या पेएबल्स है, या दिया भी है या नहीं दिया, या चेक में देना है, उनसे पूछो। हमें तो सिर्फ ये है कि जो भी पैसा दिया गया है उसके बदले में हमने ये चीज खरीदी है, वो चीज बता दी जाती है। सिंपल सी बात है। तो आप क्या करते हो कि इस पैसे को इस्तेमाल करके कुछ खरीदे ही है ना, तो डेबिट कर दोगे मटीरियल कंट्रोल अकाउंट को। अब सिंपल सी बात है, हम इंटरलॉकिंग अकाउंट पढ़ रहे हैं, मतलब जो बदले में पैसा दिया है वो तो मैनेजमेंट के मेंटेन करने के रिकॉर्ड दिए ना, उनके रिकॉर्ड्स तो फाइनेंस वाले के पास होने चाहिए। तो आप साफ साफ कह दो कि जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछो, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रेडिट हुआ है, या कॉस्ट लेजर वालों से पूछो। सिंपल सी बात है। यानी जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वहां जाके रिकॉर्ड मालूम करो, कॉस्ट बात खत्म हो गई। मैनेजमेंट की इंटरलॉकिंग वाली एंट्री भी सिंपल था, मुश्किल इसमें कुछ था नहीं। अब डबल एंट्री सीखते हैं बच्चे कि अगर आप
डायरेक्ट मटेरियल बेचते हो उनको, प्रोडक्शन वालों को, तो स्टोर से तो निकल ही रहे ना, तो उसकी डबल एंट्री कैसे होगी? सिंपल सी बात है, वर्क इन प्रोग्रेस हो, अगर आप इशू कर रहे हो, यहां पे क्रेडिट हो रहा है ना, वहां पे डेबिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो अभी बताता हूं आप क्या कहोगे कि डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। डेबिट क्यों? देखो बच्चे, ये एसेट वाला डेबिट नहीं हो रहा, नहीं, ये एक्सपेंस वाला डेबिट हो रहा है। अब स्टोर से आप सामान बेचते हो प्रोडक्शन के लिए, तो ये एक किस्म का आपका खर्चा हो रहा है ना, क्योंकि इस खर्चे को इस्तेमाल करके, इस मटेरियल को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो हम कहते हैं ना कि हाँ, इस पे 2000 का कपड़ा लगा है, या 2000 का प्लास्टिक लगा है, या 2000 लीटर का पानी लगा है इस प्रोडक्ट पे। तो जो हम स्टोर से सामान बेचते, जो इन्वेंट्री बेचते, वो हमारा एक्सपेंस होता है कि नहीं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल भेजा है, ये एक्सपेंस है कि नहीं, तो डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाएगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। अब बदले में क्रेडिट क्या करोगे? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वापस क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मटेरियल के एसेट्स वापस कम हो रहे थे कि नहीं, मटेरियल से जो मटेरियल अकाउंट है वहां से डायरेक्ट मटेरियल जा रहा था कि नहीं, निकल रहा था ना स्टोर से, डायरेक्ट मटेरियल निकल गया, स्टोर के एसेट कम हो गए। तो आप डेबिट में लिखो कि वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, यानी डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस हुआ है। कहां से हुआ है? क्रेडिट में लिख दो कि स्टोर से निकला है, यानी स्टोर के एसेट कम हुए हैं। अब स्टोर कंट्रोल अकाउंट लिख दो या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिख दो, बात एक ही है। सिंपल था। अब इनडायरेक्ट मटेरियल अगर भेजा है, वही एंट्री है, बस वर्क इन प्रोग्रेस के बजाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख दो। वो इनडायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम से लिखते हैं ना, सिंपल सी बात है। अब यहां पे लिख दो कि इस बार जो खर्चा है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों और कहां से हुआ? तो वो कहेंगे यार स्टोर से ही हुआ है, मतलब स्टोर ही के एसेट्स कम हुए, ये स्टोर से ही ला के प्रोडक्शन वालों को दिया है मैंने। सिंपल सी बात है। बदले में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, यानी कम कर दो मटेरियल के एसेट्स, यानी स्टोर के एसेट्स कम हो गए कि नहीं? सिंपल सी बात है। अब वो जो मैंने आपको कहा था हैक, कि जो चीज डबल एंट्री अकाउंट में डेबिट होगी यहां पे क्रेडिट करते जाओ, और जो वहां क्रेडिट हो रहा है यहां पे डेबिट करते जाओ, डबल एंट्रीज बनती जाएगी। प्रूव करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्ट वही हो रहा है कि नहीं। अब वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे डेबिट हो रहा है और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब यहां पे देखो अकाउंट को डेबिट हो रहा था और ये चीजें क्रेडिट हो रही है कि नहीं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहां क्रेडिट हो रहे हैं और अकाउंट खुद डेबिट हो रहा था। डबल एंट्री में आके प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क इन प्रोग्रेस खुद डेबिट हो रहा है और अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक। लेकिन आपको सिर्फ हैक नहीं याद करना बच्चे, पीछे लॉजिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये भी पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स पता ना हो तो कोई ये सवाल भी कर सकता है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट मटेरियल डेबिट किया है, किस लिए डेबिट किया? क्या ये परचेज किया है इसलिए डेबिट करो, मतलब ये आपका एसेट बन रहा है इसलिए डेबिट करो? नहीं, ये मेरा एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि स्टोर से निकला है तभी तो प्रोडक्शन के पास गया है। एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर रहा हूं। तो लॉजिक्स भी आने चाहिए बच्चे आपको। अब 2 डबल एंट्रीज रह गई है, सिंपल सी बात है। बर्दाश्त करो बच्चे, जरा सा बर्दाश्त कर लो बस। मटेरियल का जो किस्सा तमाम होने लगा है, खत्म शुद्ध होने लगा है। गरीदा फारूकी को आपने अक्सर ये चीज बकते हुए सुना होगा आपने, फला खत्म शुद्ध और ये खत्म शुद्ध और वो खत्म शुद्ध। नून लीग की बहू, आप जानते ही होंगे उनको। अच्छा, अब डबल एंट्री पढ़ते हैं कि अगर मटेरियल वापस रिटर्न हो रहा हो, ठीक है, वापस स्टोर्स में मटेरियल आ रहा हो, तब जाके आपने क्या रिकॉर्डिंग करनी है। देखो वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे डेबिट हो रहा है तो डबल एंट्री में क्रेडिट कर दोगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहां पे डेबिट हो रहा है, डबल एंट्री में क्रेडिट कर दोगे। लेकिन लॉजिक्स के साथ, क्योंकि क्रेडिट का मतलब ये भी तो होता है कि निकल रहा है यानी सेल्स हो रहे हैं, तो वो क्यों क्रेडिट हो रहा है, लॉजिक क्या समझाता हूं। देखो हमने अपनी तरफ से 100 kg बेच दिया था ना, अब वहां इस्तेमाल सिर्फ 80 kg हुआ है। अनएक्सपेक्टेडली 20 की बचत हो गई है, इनकम हो गई है हमारे पास। बचत के तौर पे वापस आया कि नहीं, इनकम के तौर पे वापस आया कि नहीं। हमने तो ये रिकॉर्ड किया था कि हाँ 100 वो जब बेच रहे होंगे तो हमने ऊपर उसको एक्सपेंस की शक्ल में लिख दिया कि नहीं, डेबिट कर दिया था ना।
कि हमने डायरेक्ट मटेरियल भेजा है 100 kg का और वो एक्सपेंस हो गया हमारा, सॉरी, लेकिन वहां कुदरत की शान देखो कि सिर्फ 80 kg इस्तेमाल हुआ है और अजीब सा कोई कारनामा हुआ है, लेबर ने इतनी एफिशिएंटली तरीके से काम किया कि 20 kg की बचत हो गई है। इनकम आ गई है वापस कि नहीं, जिसको हम अदर इनकम के नाम से जानते हैं। इनकम क्रेडिट नेचर का होता है कि नहीं, तो अगर हमारे पास बतौर इनकम बतौर बचत आ रही है तो क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं, ये इनकम है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि मटेरियल के स्टोर अकाउंट के एसेट्स वापस बढ़ गए कि नहीं, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम कहते हैं कि वापस बढ़ गए, मटेरियल वापस डेबिट हो गए हैं। क्यों? हमारे पास इनकम आई है, बचत आई है। क्या बचत आई है? डायरेक्ट मटेरियल बचत होके वापस आया है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट इनकम की शक्ल में आया है। इनडायरेक्ट भी अगर बचत की तौर पे यानी वापस मटेरियल रियल अगर स्टोर में रिटर्न हो गया है तो सेम एंट्री होगी, वर्क इन प्रोग्रेस की जगह प्रोडक्शन ओवरहेड्स का नाम लिख दो, इनडायरेक्ट मटेरियल का नाम लिख दो, सिंपल सी बात है। हम कहते हैं कि जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। क्रेडिट में क्या आ रहा है, मतलब किस वजह से, रीजन क्या है कि ये डेबिट हो रहा है, मटेरियल क्यों बढ़ रहा है हमारे पास, वापस स्टोर के एसेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो आप कहोगे वो जो इनडायरेक्ट मटेरियल भेजा था ना इस्तेमाल करने, 20 kg वापस बचत होके आया है, इनकम की शक्ल में वापस आ गया है। पलटी मार लिया साला, पार्टी बदल लिया। खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। मटेरियल अकाउंट खल्लास। ये था हमारा मटेरियल का चैप्टर, जो कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है बच्चे। आपने गवाही देनी है कि वाकई मैंने आपका हक अदा किया है। मैंने हर टॉपिक को टच किया है और अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चे। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आती बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फिर भी समझ नहीं आती, मेरा नंबर आपके पास है। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में नंबर दे रहा होता हूँ अपना, खैर फिर लिखवाता हूँ 03392339233। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। माई नेम इज मोहम्मद शुएब आलम। जो भी मसला हो बच्चे, आप उसी वक्त व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे, वॉइस नोट के जरिए, या उसको लिख के पिक्चर लेके भेजो मुझे जहां मसला आ रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एंटरटेन यू इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।